गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। बैठ सर जाइए। राधे राधे। राधे 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 राधे। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो बच्चों कल हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जितना पढ़ चुके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो बच्चों कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग को याद हो कल के डिस्कशन के बेसिस पे तो बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल तो वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? व्हाट डू वी जय श्री राम सर। हाँ हाँ सर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को सर एमिट करा सके, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए बिल्कुल। वर्क फंक्शन कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होती है मेटल सरफेस को मेटल सरफेस या इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए जितने हमें मिनिमम एनर्जी करने के लिए हाँ बिल्कुल, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन सर इक्वल या बड़ा होता, इक्वल या छोटा होता है सर h into f। हाँ वर्क फंक्शन। अच्छा ये भी ठीक बात इन्होंने बोली है बच्चों। ये जो HF से मतलब एनर्जी इन अ पैकेट, उससे वर्क फंक्शन को बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? अगर फोटो इलेक्ट्रिक छोटा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ वर्क फंक्शन छोटा या बराबर। ठीक है, अगर बराबर हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना शुरू कर देंगे, पर एमिट होगा बट काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। एब्सोल्युटली काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एमिट करके सरफेस पे पहुंचे और वापस एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक बात है। यस सर। उसके बाद हम लोगों ने एक और टर्म डिफाइन किया था जिसको हम लोग बोल रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है बच्चों? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों वैसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से अगर आप लोग कुछ अंदाजा लगा पाए। 5/h बिल्कुल 5/h। यस सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होगी, और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो इससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। यस सर। अच्छा लैम्डा थ्रेशोल्ड क्या होता है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड लैम्डा? मैक्सिमम सर लैम्डा थ्रेशोल्ड hc/5 से छोटा होना चाहिए। hc/5 से लैम्डा छोटा होना चाहिए। ठीक बात छोटा है। होना चाहिए। इंसिडेंट वेवलेंथ कम होनी चाहिए। हाँ तो इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि एक एनर्जी पैकेट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है? एक एनर्जी वन फोटोन। एक Only one फोटोन electron. केवल एक इलेक्ट्रॉन को एक दे सकता है। इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन से एनर्जी ले सकता है? एक फोटोन से एक फोटोन से, है ना। तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन से ही एनर्जी ले सकता है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा कि कुछ इसको दे देगा कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने और आप लोगों से बात की थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर हमें निकालना हो और वेवलेंथ अगर हमें एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12,400 by lambda एंगस्ट्रॉम में ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो इसमें एनर्जी किस में आएगी फिर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है। अच्छा जो वर्क फंक्शन की यूनिट जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्क फंक्शन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो वर्क फंक्शन की यूनिट जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। उसके अलावा कुछ फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वो भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। फोटोन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज हाउ मच? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना लिखते हैं? क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी? hc/λ या h HF या फिर SC by lambda। बिल्कुल। और मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना यूज करते हैं हम लोग? h/λ। ठीक है। अगर कोई फोटोन है किसी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है तो उस पे प्रेशर 2I/c। और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तब I/c। ठीक
ठीक है। मान लीजिए पावर गिवन है सोर्स का और आपसे पूछ दिया जाए कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, तो क्या N फॉर्मूला is equal to P by E. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज इक्वल टू पी बाई ई। पी बाई ई बिल्कुल है ना। तो पी लैम्डा बाई एच यूज कर सकते हैं, या तो टोटल पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे होंगे वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसमें कुछ चीजें डिस्कशन करते हैं। देखिए थोड़ा सा अगली हेडिंग डालिए बच्चों, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन फोटो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है या कौन सी आइंस्टाइन की इक्वेशन है, तो आपको पिक करना होगा। ठीक है, क्या इक्वेशन बताती थोड़ा सा आइए समझते हैं। और इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इक्वेशन चूंकि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा ही नहीं पा रही थी, बहुत सारे आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो ये इक्वेशन ऐसी थी जिसकी मदद से हम बहुत सारे आंसर्स दे पाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ ये इक्वेशन कैसे है, आई है और क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। तो मान लीजिए बच्चों जैसे कि फोटॉन्स हैं, ठीक है, फोटॉन्स हैं ये, और ये जाके टकरा रहे हैं मेटल सरफेस से कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैसे बच्चों आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, अगर किसी को याद है, कोई बताना चाहे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बच्चों को बताना चाहते हैं, कोई किसी के दिमाग में रह गई हो, केमिस्ट्री में पढ़ा हो अगर। एच म्यू इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी half mv square. हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से बोलिए। एच एफ इज इक्वल टू एच 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसमें कुछ और मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई कुछ और ऐड करना चाहेंगे? वैसे ये सही है, बस थोड़ा सा एक और कुछ अगर काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर। हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा एक और टर्म आएगा, मैं वो समझाता हूं आप लोग को। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला था, तो ये बिल्कुल आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। क्या समझाया था इन्होंने, हम थोड़ा सा उसमें डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई फोटोन है, एनर्जी का पैकेट है, वो कुछ एनर्जी लेकर अपने साथ आ रहा है और वो जाके टकराता है इलेक्ट्रॉन को, और वो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको पूरी एनर्जी मिल गई HF, तो ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा बाहर आने की। ठीक है, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल क्या होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप 1000 फोटॉन्स गिराएंगे, ठीक है, 1000 फोटॉन्स गिराएंगे, तब जाके एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, 1000 फोटॉन गिराएंगे तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन, लगभग रेशियो है। जैसे 10,000 गिराएंगे तो ऑलमोस्ट 8-9 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर रेशियो इतना कम क्यों है। बच्चों अगर किसी को याद है, समझाना चाहता हो कोई, किसी को केमिस्ट्री से याद आ रहा हो, कुछ बताना चाहे कि ये रेशियो इतना क्यों है कि 1000 एलिजिबल फोटॉन। देखिए अगर फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड से, तब तो भूल ही जाइए, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर ज्यादा है तब भी 1000 एलिजिबल फोटॉन्स गिरेंगे, तब जाके एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो काफी कम रेशियो है ना। आइडियली होना क्या चाहिए, 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, 1000 एनर्जी मिलेगी 1000 इलेक्ट्रॉन्स को, 1000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने चाहिए, पर ये रेशियो बहुत कम होता है। तो किसी के दिमाग में बच्चों अगर आ रहा हो, कुछ बताना चाहें कि ये रेशियो क्यों कम है, इतना क्यों ऐसा होता है कि 1000 एलिजिबल फोटॉन्स गिराने के बाद भी केवल एक फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एस्केप कर पाता है। तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर जब ये फोटोन की, जब 1000 फोटोन गिरते हैं ना, तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है ना, जो मेटल सरफेस पे गति है, कुछ तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है, और कुछ ऐसी वेस्ट निकल जाती है जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाती है। इसलिए ज्यादा फोटोन नहीं निकल पाते हैं, एनर्जी कम होने के कारण। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ये आया बच्चों कि सर 1000 फोटॉन्स हैं तो 1000 जाके गिरेंगे इलेक्ट्रॉन से पर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, एनर्जी का कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
और कोई कुछ ऐड सर करना चाहेगा बच्चों? फोटोन सर फोटो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली फोटॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, ओके। बैलेंस सर शेल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट आते हैं करना ना इसलिए। सर, हाँ हाँ हेलो बोलिए। सर, हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन एमिट करना ना सर उसकी फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है सर। ओके ठीक है। सर हाँ बोलिए। कोलिजन भी होता है उसमें, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती है इसलिए। इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी लेने के बाद उसमें कोलिजन भी होंगे जिससे एनर्जी कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम है आपका लास्ट में जो आंसर कर रहे थे? सर शुभम। शुभम जी बहुत बढ़िया। तो देखिए बिल्कुल सही, शुभम जी का एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट है। इन्होंने बोला है कि सर देखिए फोटोन जाके टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद चूंकि एनर्जी हाई हो गई है इसकी, जितनी इसकी नॉर्मल थी उससे ज्यादा हो गया क्योंकि फोटोन जाके स्ट्राइक किया है। तो जब ज्यादा एनर्जी होगी तो ये कोशिश करेगा बाहर आने की, ठीक है। लेकिन ये अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। मेटल है तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो एनर्जी मिल गई, पर हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन टकरा जाए आसपास के नेबरहुड के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर ये टकरा जाएगा नेबरहुड के इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, इसकी एनर्जी गिर जाएगी। मान लीजिए समझाने के लिए, उदाहरण के लिए मैं लेता हूं कि इस मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एनर्जी पैकेट में जो एनर्जी आई लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा, है ना। एनर्जी पैकेट के पास एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा है, लेकिन मान लीजिए ये इसको मिली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये आसपास के इलेक्ट्रॉन, चूंकि बहुत मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, तो ये जाके टकरा गया आसपास के इलेक्ट्रॉन से। मान लीजिए पहली बार टक्कर हुई, इसके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो गए टक्कर की वजह से, 8 बचे। 8 में से ये फिर जाके टकरा गया किसी और इलेक्ट्रॉन से, मान लीजिए यहाँ पे इस टक्कर में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके चले गए। तो ऐसे टक्कर होते होते मान लीजिए इसके 10 मिला था और टक्कर की वजह से मान लीजिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चले गए, ठीक है। 10 मिला था, 6 चले गए, तो बचे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही इसके पास एनर्जी जो बची है वो थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन से कम हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन चाह के भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो होता क्या है, ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन्स को मिल तो जाती है एनर्जी, ठीक है। जैसे ये फोटोन आया, टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, पूरी की पूरी इसको मिल गई एनर्जी, पर देख रहे हो आप रेशियो, 1000 फोटॉन्स, ऐसे 1000 फोटॉन्स जाके टकराएंगे 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही लगातार इंसिडेंट्स हो रहा है और सबको मिलती जा रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इन 1000 इलेक्ट्रॉन्स में से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ पाएगा। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो मिल जाएगी, पर वो टकरा के अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे और उनकी एनर्जी इवेंचुअली वर्क फंक्शन से नीचे जाएगी और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के चांसेस तब सबसे ज्यादा हैं जब वो बिल्कुल मेटल सरफेस के ऊपर ही हो, यहीं पे हो, ठीक है, कि आए फोटोन एनर्जी दे, इसको एनर्जी मिली और तुरंत ही वापस बाहर आ जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक लेयर, मान लीजिए फोटोन जाके टकरा रहा है किसी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन से जो थोड़ा सा मेटल सरफेस के नीचे है, तो फिर ये इस इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसको टक्कर मारेंगे और ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उसको एनर्जी, ज्यादातर चांसेस है कि एकदम सरफेस के जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, नहीं तो मिल तो जाएगी एनर्जी, वर्क फंक्शन से भी ज्यादा है, लेकिन आसपास के इलेक्ट्रॉन्स के टक्कर की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये बाहर नहीं आ पाएगा। इस वजह से रेशियो बहुत कम रहता है। अब एक केस समझते हैं जहां पे एकदम सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इन सबको हटा देता हूं। आप ये मानिए कि एक सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, एकदम सरफेस के पास एनर्जी पैकेट आया, टकराया, इसको पूरा 10 इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल गया। अब ये बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश में क्या होगा, वर्क फंक्शन कंज्यूम कर लेगा मेटल सरफेस को, तो बची हुई एनर्जी के साथ बाहर आएगा। तो कितनी एनर्जी के साथ बाहर आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ये बराबर होगी HF, जितनी एनर्जी पैकेट से एनर्जी मिली और उसमें से वर्क फंक्शन को घटा देंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान सुनिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों, बच्चों को समझाना चाहेगा कि ये वाली एनर्जी मैक्सिमम क्यों है, क्यों इससे ज्यादा पॉसिबल एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इस यही मैक्सिमम। सर हम इसमें कोलिजन्स कंसिडर नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों हो क्या रहा है ना, इसमें हम लोगों ने कोई कोलिजन कंसीडर नहीं किया। हमने ये माना कि बिल्कुल मेटल सरफेस के पास है, HF आया, टकराया, और ये केवल वर्क फंक्शन, चूंकि बाहर आने में केवल वर्क फंक्शन खर्च होगा उतना ही चला गया, तो जितनी उसको एनर्जी मिली उसमें से केवल वर्क फंक्शन ही हम लोग घटा रहे हैं। देखिए जितनी मिली केवल वर्क फंक्शन घटा रहे हैं, इतनी एनर्जी, लेकिन ये मैक्सिमम होगी।
क्या हर फोटो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के साथ वापस बाहर आएगा? ऐसा नहीं है। मान लीजिए वर्क फंक्शन 5 है, 10 मिली, और ये एक बार टकराया, है ना, बाहर आने के चक्कर में केवल एक बार टकराया, और इस टक्कर में इसके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिए। तो 10 मिले थे, 2 लूज कर दिए, बचे 8। 8 में से 5 वर्क फंक्शन के लिए चले जाएंगे, 3 से बाहर आएगा। तो अगर एक ही बार नहीं टकराता, बिल्कुल भी कहीं नहीं टकराता, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर बाहर आता। अगर कोई टक्कर नहीं होती, नो कोलिजन, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आता। एक टक्कर हो गई, उसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खो गए, बचे 8, और 5 वर्क फंक्शन ले लेगा। एक टक्कर के बाद आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आफ्टर 1 कोलिजन। मान लीजिए एक और कोलिजन हो जाता, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चला जाता, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आता। ठीक है, मान लीजिए एक और कोलिजन हो जाता और एनर्जी वर्क फंक्शन से नीचे चली जाती, तो फिर बाहर ही नहीं आता। तो ये जो आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला HF-5, मतलब कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, इससे कम भी हो सकती है, मतलब 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी के मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पर के मैक्स को एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि तो हमने बिल्कुल ऐसा केस मान लिया कि एकदम मेटल सरफेस पे ही था इलेक्ट्रॉन और फोटोन जाके टकराया और बाहर आ गया। तो 0 से लेकर के मैक्स तक के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, 0 वाले जो होंगे वो निकल तो आएंगे बाहर, पर चूंकि मेटल सरफेस है वो वापस से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन 0 काइनेटिक एनर्जी, जो जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी वो मेटल सरफेस को एस्केप करके आगे पहुंच जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है आइंस्टाइन इक्वेशन, के मैक्स बराबर HF-5। और इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग आइडिया चल जाए आप लोग तो को, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नेगेटिव ओरिजिन, इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा। चलिए, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो बच्चों वैसे Yes, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? इस लाइन का जो स्लोप है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत प्लैंक्स बढ़िया। कांस्टेंट से। हाँ एकदम सही है। तो हर किसी भी मेटल के लिए खींचेंगे ना तो आपको लाइन ऐसे Same है। पैरेलल दिखेंगी, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू h। और आप इसको अगर एक्सटेंड करेंगी तो ये कट करेगा ऐसे वाई एक्सिस पे, निगेटिव इंटरसेप्ट पे, ऐसे कुछ जाके इंटरसेप्ट करेगा। तो बच्चों ये दूरी क्या होगी? ये जो इंटरसेप्ट है पाई। बिल्कुल। तो ये वर्क फंक्शन फर्स्ट मेटल का, जैसे मान लीजिए मेटल 1 के लिए ड्रॉ किया तो मेटल ए का वर्क फंक्शन हो जाएगा ये, और ये मेटल बी के लिए ड्रॉ किया है तो ये मेटल बी का वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों कि वर्क फंक्शन ए और बी में से किसका ज्यादा है, तो क्या आंसर करेंगे आप? बी का ज्यादा है और ए का कम। हाँ, वर्क फंक्शन बी का ज्यादा है, ए का कम है। यहाँ पे इसीलिए आप देखो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू होगी, यानी ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए का है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का है। चूंकि बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इसका बी वाले का वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए उसका वर्क फंक्शन भी कम होगा। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन। हाँ तो बोलिए। स्लोप किसी भी मेटल के लिए सेम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी मेटल के लिए ड्रॉ करेंगे पैरेलल मिलेगा। आप जिंक के लिए ड्रॉ करेंगे, एल्यूमिनियम के लिए, आयरन के लिए, सब के लिए पैरेलल होगा, बस वर्क फंक्शन का अंतर आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अंतर ठीक आएगा। है सर। नोट कर लीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आई हो अगर।
डन सर। ठीक। डन सर। ठीक बच्चों, बदल दूं इसको, लगाऊं अगला एक सवाल करते हैं इसी पे। यस सर। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा। तो सबका आंसर आना चाहिए। देख लिए सवाल में कुछ भी नहीं है अभी, जो जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे है। सर 6200/23 नैनोमीटर। ओके, ठीक है। तो जैसे इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दी है, तो वर्क फंक्शन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। ऐसे लिख सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाय 400, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 3.1। हाँ बिल्कुल 31 आ जाएगा। तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन आ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, के मैक्स बराबर HF माइनस फाइव। तो जो पूछा गया है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी इसकी एनर्जी के बारे में पूछा गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा के मैक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो के मैक्स है 1.5 और फाइव है 3.1। जोड़ देंगे बच्चों इसको, तो 4.6। बिल्कुल 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा हम लोग को 1240 डिवाइड बाय 4.6, इतने नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए प्रॉपर कैंसिल हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा आपका 1240 डिवाइड बाय 4.6 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। एंगस्ट्रॉम में निकालना होता तो 12400 डिवाइड बाय 4.6 करते। चलिए अगला सवाल करते हैं इसी पे। तो लिख रहा था। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक, अगला सवाल देखिए, सेम इसी टाइप का है।
तो बच्चों आप इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है, जूल में मत बताइएगा, केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.28, ठीक। बच्चों वर्क फंक्शन 2.3 दे रखा है, फाई की वैल्यू है ना, और हमसे सवाल में पूछा गया के मैक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो के मैक्स हमें पता है, के मैक्स बराबर लिखना पड़ेगा एच एफ माइनस फाई 0.2। 0.2, ठीक है। तो वर्क फंक्शन तो है हमारे पास 2.3, कहीं से एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आ जाएगा, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन दे रखा है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एच अपॉन लैम्डा। बिल्कुल एच सी अपॉन लैम्डा, तो 1240 डिवाइड बाय 480 करना पड़ेगा, क्योंकि नैनोमीटर है तो ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 31 हो जाएगा, और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक, सॉरी सर 12 होगा ना? हाँ सॉरी, इसको 12 लिखना पड़ेगा, तो 31 डिवाइडेड बाई 12 इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी आ जाएगी इंसिडेंट फोटोन की, तो 31 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा इसको डेसिमल में बदल देंगे तो और बेहतर हो जाएगा, तो 2.58 आ रहा है। 2.58, ठीक है, तो इसको रख देते हैं 2.58, 2.58 रखेंगे तो ये बन जाएगा 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटॉन्स की, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। यस सर। ठीक, ये सही आया। चलिए अगला सवाल करते हैं इसी पे। सर लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, एक और सवाल करते हैं इसी पे। देखें हो सकता है बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़े, तो जो भी है आपके सामने चीज़ें हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस पूछा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता देना।
सर 10.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.33 यस सर। ओके। जो एक काम करते हैं कि इसको, ये जो फोटॉन्स है इनकी एनर्जी ई मान लेते हैं, तो जो 6000 एंगस्ट्रॉम वाले होगा इसकी एनर्जी E/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी E/2 और के मैक्स लिखते हैं पहले के लिए, तो के मैक्स बराबर HF माइनस वर्क फंक्शन फाई, और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे के मैक्स बराबर E/2 और वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा क्योंकि मेटल सेम है। पर एक चीज और दी गई है सवाल में कि इट इज ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अंडर दीज इल्यूमिनेशंस आर रेशियो 3:1। देखिए पहले वाले की एनर्जी ज्यादा है तो इसमें के मैक्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें कम है तो इसमें कम निकलेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम स्पीड का रेशियो दिया गया है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो 3:1 है, तो बच्चों क्या लगता है आपको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:1। 9:1। 9:1, क्योंकि के मैक्स तो हाफ mv², तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक काम करते हैं कि एनर्जीज को भी हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं, इसको 9k लिख देते हैं और इसको k लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब आपको देखो फाई की वैल्यू निकालनी है और k का कोई रोल नहीं है, तो एक काम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो 9k माइनस 9k यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा e माइनस 9e/2 और ये बन जाएगा -5 प्लस, तो ये बन जाएगा 8/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4.5e लिखा है तो 3.5e बचेगा, तो हम लोग सकते हैं 3.5e बराबर 8/5। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी 3.5e, 3.5e मतलब 7/2e और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 7/2e डिवाइडेड बाई 8, तो ये बन जाएगा 7e/16, ये आ जाएगा वर्क फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो 7/16 को एज इट इज रखते हैं और एनर्जी निकालते हैं, तो इसकी एनर्जी को E माना था, तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी हो जाएगी? E बराबर हम लोग लिखेंगे Hc हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 0, ये 3 से कैंसिल करेंगे 10 और ये हो जाएगा आपके पास 41, तो 4 और ये 3, तो ये बचेगा आपका 3, तो ये बन जाएगा 4.13, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन और आप लोग भी देख लेना, तो 4.13 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/16 का, तो ये कुछ बनेगा आप लोग के पास, है ना। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ इसका कितना आएगा आंसर। बाकी आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिए बच्चों, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। वन पॉइंट 1.9 अप्रॉक्स। हाँ 1.9 अप्रॉक्स, 1.806 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे। किसी के बच्चों कुछ और आ रहा हो, मैच नहीं कर रहा हो तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये होना चाहिए डिस्कशन। तो इस तरह के सवाल हो सकता है आपको देखने को मिले कि दो, सर एक बार समझा दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए पहले क्या किया है ना सवाल में, देखिए क्या दिया हुआ है कि एक बार 3000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ गिराते हैं, एक बार फिर 6000 की गिराते हैं। तो देखिए एनर्जी क्या होता है hc/λ, तो अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो एनर्जी घट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 3000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E मान रहा हूँ, तो अगर आप डबल कर देंगे वेवलेंथ को तो एनर्जी आधी हो जाएगी। तो अगर इस वेवलेंथ की एनर्जी को E मान रहा हूँ तो इसको E/2 मानना पड़ेगा। पर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ताकि हमें बार बार न्यूमेरिकल वैल्यूज ना लिखनी पड़े और इजीली सॉल्व हो जाए।
तो पहली वाली इक्वेशन जब बनाएंगे तो लिखेंगे के मैक्स 1 बराबर एनर्जी ई, क्योंकि 3000 एंगस्ट्रॉम गिरा रहे हैं, माइनस वर्क फंक्शन। दूसरी बार लिखेंगे के मैक्स 2, तो ये भी लिखेंगे ई माइनस वर्क फंक्शन 5, बट इस बार ई बाई 2 लिखेंगे क्योंकि इस बार 6000 एंगस्ट्रॉम गिरा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि मैक्सिमम स्पीड का रेशियो 3:1 है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ना। तो अगर स्पीड 3 गुना है तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स होगा, तो के मैक्स इज टू के मैक्स 2, ये 9:1 होगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कि इसको हम लोग 9 के मान लेंगे, तो ये केवल के बचेगा। अब ये देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है ना। एनर्जी ई की वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि वेवलेंथ पता है, तो ई की वैल्यू पता है, बट काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ पता नहीं है, वर्क फंक्शन नहीं पता। सवाल में चूंकि वर्क फंक्शन पूछा है तो हम के को एलिमिनेट करेंगे। कैसे कर सकते हो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा, और ये ई माइनस 9/2 ई, 9/2 मतलब 4.5, तो ये बन जाएगा माइनस 3.5 ई, और ये बन जाएगा प्लस 8/5। तो फिर यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3.5 ई। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है सर। चलिए और सवाल करते हैं बच्चों, इसमें थोड़े से देखिए पढ़िए सवाल। सर अभी नहीं हुआ था, और सर उसमें ई की वैल्यू क्या रखी है आपने लास्ट में? ई की वैल्यू HC अपॉन लैम्डा, ये जो हाँ तो ई लैम्डा तो हाँ लैम्डा इसमें दो दे रखा है ना, एक 3000 और एक आता है 6000। हाँ, तो कौन सा वाला रखा है? मैंने ई इसको माना ना, ई की वैल्यू, तो ई इसके इस एनर्जी को ई माना है, और ये E/2 है, तो ई उसको माना है ना, तो उसके हिसाब से एनर्जी रखेंगे। तो ये ई मैंने निकाला है, देखिए 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो ये कर देंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 124/30 अप्रॉक्स 4.133 आ जाएगा। जी सर आ गया। तो रेडी हो जाएगी, बताइए, फिर अगला सवाल करेंगे इसी में। लिख लिया सर। चलिए एक सवाल करते हैं इसमें। रुक जाइए सर। हो गया सर, हो गया। ठीक, पढ़िए सवाल बच्चों और बताइए आंसर। अच्छा एक सेकंड बच्चों, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा कर लिया आप लोगों ने, खैर कर सकते हैं अगर पहले से पता हो। एक सेकंड, मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आप लोग को बताया ऑप्शन बी। ओके ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल करने के बाद करेंगे, ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही है। एक सेकंड ना बच्चों, मुझे देखने दीजिए थोड़ा सा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बिना वाला सवाल करना है हम लोग को, पढ़ाया नहीं मैंने अभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये देखिए थोड़ा सा। हाँ ये कर सकते हैं आप, बताइए सॉल्व करके। जो इक्वेशन मैंने आपको बताई ना, के ई मैक्स बराबर HF माइनस 5, तो के ई मैक्स का मतलब है हाफ m मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर।
सर 2 आ रहा है x। ओके, ठीक है। और लोग बताइए बच्चों सॉल्व सर 2 करके। आ रहा है। ठीक है, चलिए 2v1 आ जाएगा सर। और किसी का, सबका आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है क्या? देख लीजिए एक बार। कुछ बच्चों ने 2 बताया है, बाकी लोगों का भी। ठीक, देखिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आपके सामने सॉल्व करते हैं और एक ही फॉर्मूला, वही इक्वेशन जो पढ़ी है वही यूज करने वाले हैं। कह रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी को इसकी लिख देता हूं 2f0, जहां पे f0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। Twice the threshold frequency is incident on the metal surface, the maximum velocity of emitted electron is v1। तो पहली कंडीशन लिख देते हैं, तो हाफ m v1 स्क्वायर बराबर hf। तो h की जगह रख देंगे 2f0 माइनस वर्क फंक्शन। देखिए बच्चों, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपने f0 माना है तो वर्क फंक्शन जो है आपका वो hf0 होगा। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 है तो जो वर्क फंक्शन होगा वो hf0 के बराबर होगा। किसी कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। फिर बोल रहा है व्हेन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, तो फिर स्पीड हो जाती है v2। तो हाफ m v2 स्क्वायर बराबर h 5f0, और ये माइनस वर्क फंक्शन का तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो hf0 ही रहेगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम v2, तो v2 और v1 में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहां से पहली इक्वेशन से अगर आप निकालना चाहें बच्चों तो लिख सकते हैं सर हाफ 2 आ रहा है। m v1 स्क्वायर बराबर 2hf0 माइनस hf0, तो ये बन जाएगा hf0। और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे हाफ m v2 स्क्वायर बराबर 5hf0 माइनस hf0, तो ये बन जाएगा 4hf0। ठीक है, रेशियो ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा v1 बाई v2 का होल स्क्वायर बराबर hf0 कैंसिल 1/4, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v1 इज टू v2 बराबर 1/2। और पूछा है v2 बराबर, तो v2 बराबर आ जाएगा 2v1, तो x की जगह 2 है, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। किसी कुछ कन्फ्यूजन हो कि सर ऐसा क्यों कर दिए हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिए। लिखिए बच्चों, तो बढ़ें फिर आगे, अगला सवाल कराऊं मैं आप लोग को। डन है? यस सर। ठीक। नहीं हुआ सर। ओ लिखिए। डन सर। ठीक, अब बच्चों कोई अभी हम लोग कोई अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, फिर वापस से न्यूमेरिकल्स में आएंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली हेडिंग डाल दीजिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
बाय लेनर्ड। तो लेनर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुछ केसेस करेंगे, उनमें से पहला केस ये है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो ये हेडिंग डाल दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। ठीक, होपफुली बच्चों हेडिंग डाल दी होगी। अब थोड़ी देर ध्यान सुनिए हो क्या रहा है। तो ये C मतलब एमिटर प्लेट है। अगर इस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस गिराएंगे तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, और फिर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जाके मिलेंगे कलेक्टर प्लेट से, और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूरा घूमेंगे, है ना, ऐसे पूरा चक्कर मारेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वापस जाके पहुंचेंगे एमिटर प्लेट पे। ठीक है, और फिर ये इजेक्ट होंगे, फिर जाएंगे कलेक्टर प्लेट और पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये जो अमीटर लगा हुआ है ये फोटो करंट रीड करेगा। ठीक है, फोटो करंट रीड करेगा। अच्छा, ये यहाँ पे एक वोल्टेज का मान लीजिए नॉब लगा हुआ है। ठीक है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं किसका वोल्टेज ज्यादा किसका वोल्टेज कम करना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज का आप रेगुलेटर है, वोल्ट मीटर नहीं है, ये वोल्टेज का रेगुलेटर है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक नॉब है जिसकी मदद से हम वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहे हैं और एमिटर पे गिर रहे हैं, एमिटर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कलेक्टर पे कलेक्ट होंगे और ये पूरी सर्किट ऐसे। अच्छा, ये जो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो आप सब जानते हैं कि जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट फ्लो करती है। तो फोटो करंट कुछ इस तरह से सर्किट में फ्लो करेगी। ठीक है, कलेक्टर से एमिटर से ऐसे कलेक्टर तक फोटो करंट और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन का ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे होगा, फोटो करंट इस तरह से जाएगी। अब मैं कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा। मान लीजिए फिलहाल के लिए एट दिस मोमेंट कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बिटवीन एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट। एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, डेल्टा V 0 है। ठीक है, डेल्टा V 0 है। कुछ फोटो करंट फिर भी मिलेगी आपको, क्योंकि टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी से निकलेंगे बाहर और एनर्जी से कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, बीच में वैक्यूम है मान लीजिए, है ना, कोई और मीडियम नहीं है, बिना टकराए इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके पहुंचेंगे कलेक्टर प्लेट में और वापस इधर आएंगे। तो कुछ फोटो करंट आपको मिलेगी सर्किट में। मान लीजिए ये नॉब है और मैं इसको मूव कराता हूं कुछ इस तरह से कि जो प्लेट ए है वो हायर पोटेंशियल पे जाने लगती है, यानी कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ने लगता है और एमिटर प्लेट का पोटेंशियल घटने लगता है। तो आपको क्या लगता है बच्चों, फोटो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोटो करंट की वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगा जैसे जैसे इसको पॉजिटिव करते जाएंगे और इसको नेगेटिव करते जाएंगे? क्या लगता है आप लोग को? फोटो करंट बढ़ेगी। फोटो करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, है ना, जितना इसको आप पॉजिटिव करते जाएंगे और एमिटर प्लेट के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यानी एमिटर प्लेट नेगेटिव, यानी ये हायर करते जाएंगे और ये लोअर करते जाएंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, है ना। तो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगी, वैसा ही हुआ। तो ये मैं y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ फोटो करंट और x एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो जैसे जैसे फोटो पोटेंशियल बढ़ा रहे थे फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। पहले 0 था तो कुछ फोटो करंट मिल रहा था और बढ़ाते गए तो फोटो करंट बढ़ती गई। पर एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला। ये देखा गया कि फोटो करंट बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाती है।
ठीक है, तो बढ़ती है फोटो करंट, पर एक टाइम के बाद फोटो करंट बढ़ना बंद हो जाती है। तो अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना था हम लोग को, ठीक है, तो मैं समझाता हूं। किसी को पता हो बच्चों की ऐसा क्यों होता है? जैसे आप बढ़ाएंगे पोटेंशियल तो फोटो करंट बढ़ेगी, पर एक टाइम के बाद फोटो करंट बढ़ना बंद हो जाती है, और ये जो मैक्सिमम करंट है इसको बोला जाता है सैचुरेशन करंट। तो किसी को अगर आइडिया हो कि ऐसा क्यों होता है, बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एनोड हाँ बोलिए। एनोड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर उधर जाना नहीं पसंद करेगा। ओके, एक एक्सप्लेनेशन ये है कि सर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बाकी और इलेक्ट्रॉन्स आना पसंद नहीं करेंगे। पर आप बच्चों देखिए ये सर्किट कंप्लीटेड है, तो जैसे ही कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर ट्रांसमिट होकर इधर चले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो लगातार इस पे निगेटिव आते जा रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा वो तुरंत ट्रांसमिट कर दिया, क्योंकि यहां डेफिशिएंसी है ना, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तुरंत इधर भेज दिया जाएगा। तो एक्यूमुलेशन, ठीक है, आप लोग सोचा अच्छा आपने, पर एक्यूमुलेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जैसे इधर पहुंच रहे हैं वापस पहुंचा दिए जा रहे हैं एमिटर, तो यहाँ एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। और कुछ बच्चों किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सैचुरेट क्यों कर जाती होगी करंट? ठीक, चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनिए। देखिए कुछ फोटॉन्स गिर रहे हैं यहाँ पे, और उन फोटॉन्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एमिटर प्लेट से। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, और उन फोटॉन्स के गिरने की वजह से मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आपने पहले कोई पोटेंशियल नहीं लगाया था, जीरो पोटेंशियल, ठीक है, तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे थे, अपनी रेट में धीरे धीरे पहुंच रहे थे कलेक्टर प्लेट, और कुछ फोटो करंट मिल रही थी आपको। आपने क्या किया, फिर इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, कलेक्टर की डिमांड बढ़ गई। अब कलेक्टर चाहता है कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचने चाहिए, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इसकी डिमांड हुई, क्योंकि आप इसको पॉजिटिव कर दिया ना, तो इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचने चाहिए। आपने और पोटेंशियल बढ़ाया, ये और पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, अब चाहेगा कि 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचे। आपने और इसको पॉजिटिव कर दिया, और कर दिया, तो इसका अब डिमांड हो गया कि 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचना चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचेंगे उतनी ज्यादा फोटो करंट होगी। आपने और पॉजिटिव किया, और पॉजिटिव किया, ये बन गया 90 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। बिल्कुल 90 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने चाहिए, यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी थी, 90 इधर पहुंच रहे पर सेकंड, फोटो करंट और बढ़ गई। फिर आपने और इसको पॉजिटिव किया, तो इसकी डिमांड हो गई कि 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आने चाहिए, ठीक है, तो 100 इधर प्रोड्यूस हो रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे थे, फोटो करंट और बढ़ गई। फिर आपने इसको और पॉजिटिव किया, तो इसकी डिमांड हो गई 110 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या इधर 110 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच पाएंगे? सोचो। नहीं पहुंच पाएंगे सर। नहीं पहुंच पाएंगे। कारण क्या है, क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? सर हम लोग की फ्रीक्वेंसी क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही जा सकते हैं, और मैक्सिमम 100 ही है सर। मैक्सिमम 100 ही है, प्रोडक्शन ही नहीं है। प्रोडक्शन 100 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में हो रहा है, आपने उतने, आप डिमांड कुछ भी जनरेट कर लीजिए, यहां पे आपने और पॉजिटिव कर दो, अब इसकी डिमांड हो गई 200 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। पर ये पहुंच पाएंगे क्या 200? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ही 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड का हो रहा है। तो जितने जितने प्रोड्यूस हो रहे थे, सैचुरेशन करंट आने पे क्या होता है, जितने प्रोड्यूस हो रहे थे उतने पहुंचने लगते हैं। आप और इसको पॉजिटिव करते जाएंगे तो इस पर डिमांड बढ़ती जाएगी, पर सप्लाई तो 100 ही है ना, तो 100 जितने प्रोड्यूस हुए सब पहुंच रहे हैं, हर एक सेकंड जितने प्रोड्यूस हुए पहुंच रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे पहुंच रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे पहुंच रहे हैं। आप डिमांड कुछ भी करते जाओ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन ही लिमिटेड है, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट पे आने पे क्या होता है ना, जैसे यहां तक बढ़ता गया, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या आता है, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकंड में उतने सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे हैं। तो आप कितना भी आप पॉजिटिव करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ठीक है। इसलिए सैचुरेशन करंट पे मतलब एक टाइम के बाद वहां पे करंट का पहुंचना बंद हो जाता है, मतलब सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाती है करंट, फिर उसके बाद ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों आप अगर चाहते हैं कि नहीं करंट और बढ़े, है ना, यहां पे सैचुरेट ना हो, करंट और ऊपर तक जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? डिमांड तो आप बढ़ा सकते हैं पॉजिटिव करके, क्या चीज कर दूं मैं कि करंट थोड़ा सा और ऊपर जाए, यहां पे सैचुरेट ना हो, यहां पे कांस्टेंट ना बने? आप क्या सोचते बच्चों, क्या कर देना चाहिए कि करंट?
लाइट की फ्रीक्वेंसी सर और चेंज। हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरानी चाहिए सर। और हाई इंटेंसिटी की लाइट, कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए अगर, तो पॉसिबिलिटी है, मानते हो? मतलब कहने का कि पहले आप यस सर। 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कर रहे थे, आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा के ना आप 200 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड प्रोडक्शन कहीं से कर दो। कैसे कर दो वो ठीक है, बाद में समझेंगे। पर 200 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अगर प्रोड्यूस होने लगे तो अब 100 की भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, 110 की भी होगी, 150 की भी होगी, 200 तक अब चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रोडक्शन रेट बढ़ा देंगे तो फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। तो सर ये प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ाया जाए बच्चों? इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जाए कि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए? बताइए क्या किया जाए कि यहां पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होने की रेट है वो बढ़ जाए। किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ? क्या करना चाहिए कि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए? साइज बढ़ा सर देंगे सर, नंबर ऑफ फोटोन उसका पर मेटल सेकंड का। जो हाँ इंसिडेंस करेंगे वो बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं ना इनको बढ़ा दीजिए, इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स। बच्चों वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से क्या होगा, मतलब क्यों ऐसा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से? इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन इमिट ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ा देंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन गिरेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो यस सर। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने की। तो इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो फोटॉन्स कैसे बढ़ा सकते हैं आप? बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर मान लीजिए ऐसे मैं आपको बोल दूं कि एक सैचुरेशन करंट ये है I1 और दूसरा ग्राफ प्लॉट कर दूं और बोल दूं कि दूसरा सैचुरेशन करंट ये है, और मैं आपसे पूछ दूं कि I1 और I2 में से किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आप किसका जवाब देंगे बच्चों? I1 I2 में से किस केस I2 में? हाँ, I2 की ज्यादा है। इस वाले केस में ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है एज कंपेयर I2 टू दिस केस। कैसे पता चल गया? क्योंकि दूसरे वाले केस में सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पाए आप ज्यादा है। सभी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे सैचुरेशन करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, प्लॉट नहीं करना, बस समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है, अब बच्चों इसका उल्टा चलते हैं। इसका उल्टा चलते हैं मतलब सर, मतलब कहने का कि मान लीजिए इधर 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और कलेक्टर प्लेट का हम पोटेंशियल निगेटिव करते हैं, पॉजिटिव की जगह निगेटिव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो हमने इसको निगेटिव करना शुरू कर दिया कलेक्टर प्लेट को, तो ये कलेक्टर प्लेट को निगेटिव करना शुरू कर दिया, तो एमिटर प्लेट का मतलब पॉजिटिव हो जाएगी और कलेक्टर प्लेट को निगेटिव करना शुरू कर दिया। तो मुझे बताइए फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा जैसे जैसे आप इसको निगेटिव करते जाएंगे? तो सर घट कम हो जाएगा। फोटो जैसे करंट कम हो रिलेशन जाएगी। होगा ना बीच में बिल्कुल, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स sir. इधर जाना पसंद नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की यहां पहुंचने की रेट कम हो जाएगी, फोटो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, आप sir. निगेटिव करते गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचने का रेट कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच रहा होगा, तो वहां पे फोटो करंट जीरो हो जाएगी। तो ऐसा पोटेंशियल जहां पे Stopping फोटो करंट potential. जीरो हो जाएगा, उसको क्या नाम देते हैं आप लोगों को पता होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिल्कुल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होगा जहां पे, जिस पे आप अगर कलेक्टर प्लेट को रख देंगे तो कुछ भी फोटो करंट आपको नहीं मिलेगी, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। हम चाहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब कोई भी फोटो करंट सर्किट में ना मिल रही हो। इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए। ये कलेक्टर प्लेट है तो कलेक्टर प्लेट को इतना निगेटिव कर दें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो क्या सोचा गया, देखिए इसके लिए हमने बोला कलेक्टर प्लेट तक कोई इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, तो हमने सोचा कि यार इतना पावरफुल निगेटिव लगा दें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एमिटर से वो भी कलेक्टर तक ना पहुंचे। के मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन शुड नॉट रीच कलेक्टर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट ना पहुंचे, इतना खतरनाक नेगेटिव यहां पे आप लगा दो। लेकिन सर आप के मैक्स के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? कोई बताना चाहेगा बच्चों कि के मैक्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? क्योंकि 0 से लेकर के मैक्स तक तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, आप के मैक्स के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? कोई जवाब देना चाहेगा बच्चों इसका कि के मैक्स के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं?
तो बच्चों क्योंकि देखिए के मैक्स से ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती, काइनेटिक क्योंकि एनर्जी सर नहीं फ्रीक्वेंसी गेन कर डायरेक्टली डिपेंड सकता। हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की। देखिए के मैक्स से ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। नहीं तो हो सकती। अगर आपने कैसे भी करके के मैक्स को रोक लिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो और पहले यहीं से चले जाएंगे वापस। कारण क्या है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके कलेक्टर प्लेट पहुंचने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि आप जब निगेटिव करोगे तो रिपल्सिव फोर्स एक तरह से इधर आप लगाओगे, इस साइड फोर्स लगाओगे आप इलेक्ट्रॉन पे, तो सबसे ज्यादा पहुंचने के चांसेस के मैक्स वाले के हैं। अगर आपने इतना निगेटिव लगा दिया कि के मैक्स भी नहीं पहुंच पा रहा है तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पहुंच पाएंगे, वो तो पहले ही आगे मतलब यहीं से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग के मैक्स के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उसके पहुंचने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें थोड़ा सा सोचिए कि के मैक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालें। तो देखिए इसमें एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये प्लेट है और यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला के मैक्स। ठीक है, और यहां पे केवल के मैक्स है इसके पास और इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है। हम चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, कि जस्ट ये कलेक्टर प्लेट पहुंचने से जस्ट पहले इसकी एनर्जी जीरो हो जाए और ये वापस आ जाए। ठीक है, ताकि ये पहुंचे नहीं तो हम ये बोलेंगे कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की यहां पे, जब ये पहुंचेगा यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पूरी की पूरी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल लिखा जाता है Q टाइम्स डेल्टा V, यानी Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर प्लेट एंड एमिटर प्लेट। तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी अगर कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, यहां पे कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यानी यहां से अगर आप देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान कैसे रखना है, मान लीजिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक समझाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टॉपिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अगले वाले का जवाब आप लोग दीजिएगा। मान लीजिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। ठीक है, उसका उल्टा पूछ दूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए 8 वोल्ट है तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs बराबर के मैक्स अपॉन ई। तो जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी कि के मैक्स बराबर HF माइनस 5, तो इसमें के मैक्स की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो के मैक्स की वैल्यू हो जाएगी EVS बराबर HF माइनस 5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर आ जाएगा H अपॉन E 5 माइनस 5 अपॉन E। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से समझ में आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखिएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, उसका इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो अगर किसी के दिमाग में है बताना चाहे कैसा दिखेगा ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट। बिल्कुल, Vs और फ्रीक्वेंसी का कर्व खींचेंगे तो आपको पॉजिटिव स्लोप के साथ मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक है, इसका स्लोप किसके बराबर होगा वैसे? H/E के सर स्लोप जो है H/E के बराबर होगा, इसलिए किसी भी मेटल के लिए ड्रॉ करिए, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3 सारे पैरेलल दिखेंगे। और जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या बताएगा? इंटरसेप्ट माइनस 5/E। हाँ, Pi by- इंटरसेप्ट आपको -5/E 5/E बताएगा बताएगा। ठीक है, तो जैसे ये 5/E है। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं जैसे मेटल 1 और मेटल 2 में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? मेटल 1 मेटल 2 में से 2 का ज्यादा होगा सर। 2 का ज्यादा है, 2 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, 1 का वर्क फंक्शन कम है, 1 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। तो अब आपको लिखना है, तो ये वाली स्लाइड बाद में लिखिएगा, पहले इसमें जो कुछ नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए।
तो पहले देखिए मैं आपको बता दूं क्या 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 लिखना है। पहले आपको ये समझाना है अपनी लैंग्वेज में कि जैसे जैसे कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट के बाद आगे करंट बढ़ना बंद हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे करके समझाइए और फिर ये ग्राफ प्लॉट करिए आई सैचुरेशन वर्सेस करंट वर्सेस पोटेंशियल का। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। हो गया क्या बच्चों, लिख लिया? डन यस सर। सर। ठीक। तो इस स्लाइड ये के हुआ बाद सर। में देखिए आपके नोट्स सर, में अभी क्या रुक क्या होना जाइए। चाहिए। पहली चीज कि अगर हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव करेंगे तो फोटो करंट बढ़ती जाएगी। एक टाइम के बाद करंट का बढ़ना रुक जाता है, उस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट कहा जाता है। फिर उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना है कि सैचुरेशन क्यों ऐसा होता है, सैचुरेशन करंट मिल जाती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन में ये लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड है, डिमांड कितनी भी बढ़ाते जाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। अगर सैचुरेशन करंट बढ़ाना चाहते हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे दो कर्व प्लॉट करिएगा और बोलिएगा इंटेंसिटी फॉर टू, इंटेंसिटी सेकेंड केस की बड़ी है एज कंपेयर टू इंटेंसिटी फर्स्ट केस। तो जितना आपका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। चलिए अगली स्लाइड लगा रहा हूं। अगली स्लाइड में आप लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल है जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाती है। एक बार बोलिएगा सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल है जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाती है। तो बताइए। सर इसका मैकेनिज्म बता दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का, मतलब उसके थ्रू। मैकेनिज्म मैं आपकी बात नहीं समझा। मैकेनिज्म मतलब तो समझा दीजिए, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट। जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाएगी उसको स्टॉपिंग सर पोटेंशियल। डायग्राम के थ्रू मतलब कैसे समझ सकते हैं? लिखिए, अच्छा मैं बताता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए, जैसे मान लीजिए एमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है, ठीक है। ये एमिटर है और ये कलेक्टर है।
आपने शुरुआत में कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट में पहुंचते रहेंगे। जितने एमिटर प्लेट से निकलेंगे सारे के सारे कलेक्टर प्लेट में पहुंचेंगे। ठीक है, आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया। फिर आपने इसको कलेक्टर प्लेट को निगेटिव करना शुरू किया। निगेटिव करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, तो फोटो करंट। सर नेगेटिव कैसे करेंगे? निगेटिव फोर्स कैसे लगेगा ये पूछ रहे हैं आप? Yes, sir. निगेटिव फोर्स क्यों लगेगा? देखो, इलेक्ट्रॉन्स का ना चूंकि चार्ज निगेटिव है, आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला तो सिंपल ये है कि चार्ज चूंकि निगेटिव है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, और ये इसका पोटेंशियल निगेटिव है, तो निगेटिव को पसंद नहीं करता है ना, रिपल्शन होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा एमिटर प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट जाने की वो कम होती जाएगी। तो कम होती जाएगी, आप और निगेटिव करेंगे टेंडेंसी और कम हो जाएगी, और निगेटिव करेंगे और टेंडेंसी कम हो जाएगी। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसपे बिल्कुल भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे फोटो करंट जीरो हो जाएगी। तो उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंचे, फोटो करंट सर्किट में जीरो हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। के मैक्स दिया हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे सोचना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो तो के मैक्स कैसे सोचेंगे। डन सर। ठीक, चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं इसी पे, तो थोड़ा सा नहीं हुआ है सर, अभी नहीं हुआ। 10 लिखिए लिखिए। सर वो स्लोप इज इक्वल टू एच ही होगा ना, एच एफ नहीं होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने गलत लिखा है इसको, एच अपॉन ई होगा स्लोप। हो गया सर। ठीक डन सर। ठीक ठीक। हाँ ये सवाल देखिए थोड़ा सा। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर गिवन, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड टू दैट एल्यूमिनियम। स्लोप कंपेयर करना है जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व खींचते हैं गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। वैसे होता कितना है स्लोप? एच अपॉन ई। एच अपॉन एच बाई। हाँ, तो दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, तो गोल्ड के लिए खींचिए, एल्यूमिनियम के लिए खींचिए, सबका स्लोप सेम रहेगा, तो 1:1 कांस्टेंट रहता है सर। बिल्कुल, ऑप्शन 1 आ जाएगा। एक और करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ही, देखिए तो एक वेवलेंथ 2 होगा और दूसरा 2 लैम्डा। सर वो ऊपर वाला लैम्डा है कि लैम्डा होगा। हाँ ये लैम्डा होगा मेरे हिसाब से ना। देख लीजिए बच्चों, एक लैम्डा है, एक 2 लैम्डा है, और फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है।
सर ऑप्शन डी। ओके बच्चों, मुश्किल लग रहा है क्या सवाल? समझ में नहीं आ रहा है क्या? करते हैं, देखिए। किसी का आंसर आ गया हो बच्चों, बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ सर, डी ऑप्शन आया है। कौन सा आ रहा है? सेकंड वाला आ रहा है सर। सेकंड आ रहा है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, बताइएगा थोड़ा सा। कह रहा मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डी आ रहा है सर। ई वी नॉट बराबर, जब लैम्डा वेवलेंथ गिर रही है तो एच सी अपॉन लैम्डा, और वर्क फंक्शन को हम लोग अभी फाई लिख देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद वेवलेंथ 2 लैम्डा, तो ठीक है, सेम जब 2 लैम्डा से इल्यूमिनेट करते हैं तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट बाई 4, तो ई वी नॉट बाय 4 कर देते हैं, और फिर इसका भी वर्क फंक्शन फाई होगा। सवाल में पूछा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब हमसे फाई के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो फाई के बारे में पूछा गया है। वी नॉट का कोई रोल नहीं है बच्चों, तो या तो आप ई वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, या तो फिर आप मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। मैं एक काम करता हूँ कि 1/4 और ई वी नॉट की जगह ये पूरा रख देता हूँ, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, ये बराबर आ जाएगा एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस फाई। ठीक है, तो ई वी नॉट की वैल्यू पहली इक्वेशन से उठा के यहाँ पे रख दी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो एच सी बाय 4 लैम्डा, ठीक है, माइनस 5/4 बराबर एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस 5। चूंकि हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, इसका मतलब वर्क फंक्शन के बारे में बात हो रही, तो वर्क फंक्शन के बारे में हमें निकालना होगा, तो 5 को उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5/4, और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई 4 लैम्डा। ठीक है, तो 5 माइनस 5/4 ये बन जाएगा 3 5/4। ठीक है, और यहाँ से एच सी बाई लैम्डा कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा 1/4। ठीक है, और 3/4 एज इट इज। अच्छा बच्चों, वर्क फंक्शन जो होगा ना उसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड लैम्डा, तो मैं यही लिख देता हूँ एच सी अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, और ये 1/4। यहाँ से एच सी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, थ्रेशोल्ड लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा। 3 लैम्डा सर। मैच किया था आप लोग का आंसर? यस सर। देख लीजिए बच्चों, जिनका कुछ और आ रहा है, अगर आप लोग नहीं सहमत हैं मुझसे तो बताइए, मैं वापस से कैलकुलेशन करता हूँ, या कोई इक्वेशन कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई हो। तो मेन तो देखिए फिजिक्स वाला पार्ट ये था, ये 2 इक्वेशन लिखनी थी, उसके बाद हमें देखना था कि क्या पूछा गया है, और उसके हिसाब से फिर सिंप्लीफाई करके निकालना था। क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी गई है, इसका मतलब वर्क फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए वी नॉट को एलिमिनेट करना होगा, वो कर दिया, और सिंप्लीफाई कर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3 लैम्डा। रेडी बच्चों, अगला सवाल लगाऊं? डन है? रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, थोड़ा सा एक और थ्योरी आपको समझाता हूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट, और उसके बाद फिर वापस से सवाल पे आएंगे। बच्चों मैं आपके सामने 2 ग्राफ दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों से कुछ कंक्लूजन पूछूंगा, आप लोग आंसर करिएगा। जैसे कि ये देखिए 2 ग्राफ हैं, ठीक है, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का कर्व है। ये फोटो करंट वाई एक्सिस में और पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो पोटेंशियल है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, और ये फिर आपको ऐसे I1 I2 I3 दिए गए हैं, और बोला गया है कि थर्ड सैचुरेशन करंट बड़ी है सेकंड से फर्स्ट से। तो मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए पहली वाली इंटेंसिटी को मैं
इंटेंसिटी 1 बोल देता हूँ, दूसरे वाले को इंटेंसिटी 2 बोल देता हूँ, तीसरे वाले को इंटेंसिटी 3 बोल देता हूँ। तो इंटेंसिटीज का क्या रिलेशन रहेगा, कौन सी इंटेंसिटी सबसे बड़ी होगी, फिर सेम एज करंट हो जाएगी। सेम एज सर करंट हो 3 जाएगी। की ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, स्टॉपिंग सर पोटेंशियल के बारे में क्या कहना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का? सर सर 3 आपने का उल्टा लिख सर दिया। आपने उल्टा लिख मैंने दिया उल्टा लिख है, दिया क्या? एक सेकंड 3 का ज़्यादा होगा देन 2 एंड देन 1। ठीक, स्टॉपिंग सही। पोटेंशियल सेम। हाँ ठीक है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा। तो बच्चों मुझे कांस्टेंट बताइए रहता है थोड़ा सा सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सर सेम है, सेम है सर। सेम रहेगा। क्योंकि कैसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सेम रहेगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। ठीक है, चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी तीनों के लिए सेम रहेगा। उसके बाद फोटो करंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया था तो आपने नोट्स में ड्रॉ करिएगा। फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। मान लीजिए आप कुछ चेंज नहीं करते हैं, केवल इंटेंसिटी को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो फोटो करंट लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, तो फोटो करंट ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो करंट लीनियरली इंक्रीजेस। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन कर्व है, तो इसको आप थोड़ा सा प्लॉट कर लीजिए। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे, फोटो करंट इन द सर्किट बढ़ता जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हम लोगों ने नहीं प्लॉट किया था, तो इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लीजिए। डन सर। ठीक, अगला इसी से मिलता जुलता एक और ग्राफ है, कर रहे हैं सर। लिखिए लिखिए। दूसरा वाला ग्राफ नहीं प्लॉट किया था तो वो कर लीजिएगा जरूर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ती जाएगी सर्किट पे। अगला सर ग्राफ, हो गया। हाँ अगला स्लाइड लगाऊं बच्चों, देखिएगा यस सर। सेम तरीके का है। थोड़ा सा इसमें भी सवाल पूछ लेता हूं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सैचुरेशन करंट सेम है। तो सैचुरेशन करंट सेम है, इससे आप लोग क्या कंक्लूड करेंगे? सैचुरेशन करंट जैसे इंटेंसिटी सेम होगी। इंटेंसिटी सेम। हाँ, तीनों केसेस में इंटेंसिटी सेम है, इसलिए सैचुरेशन करंट सेम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए मैं इसको V1, ये V3 है ना, इसको फ्रीक्वेंसी 3 चेंज है, है। 2 और 1। तो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी। आप मुझे बता सकते हैं किसके लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर कम, सबसे कम? सर 3 वाले के लिए सबसे ज्यादा Three के होगी, लिए देन सबसे 2 ज्यादा। देन 1। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फॉर थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर सबसे कम फर्स्ट वाले के लिए होगा। ये नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए आप, जैसे हम लोग लिखते हैं ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, मान लीजिए मैं लिख दूँ -5 वोल्ट, और एक स्टॉपिंग वोल्ट लिख दूँ -10 वोल्ट, और एक स्टॉपिंग वोल्ट लिख दूँ -20 वोल्ट। तो मुझे बता सकते हैं इन तीन केसेस में से किस केस के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? -5, -10 या -20? -20। -20 के लिए, -20 के लिए सर। हाँ इसके लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप ये मत सोचिएगा मैथमेटिकली कि -20 तो सबसे कम है, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि अपोज कर रहा है। ठीक है, तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे थर्ड वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, इसलिए थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम पहले वाले का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी। ठीक है, अब उसके बाद अगला ग्राफ, ये तो हम लोगों ने प्लॉट करा ही है। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट किया है। ये जो स्लोप होगा इसका वो h/e होगा स्लोप। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये phi/e होगा, और ये जो पॉइंट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और कुछ सवाल करते हैं, देखिए थ्योरेटिकल इसी पे। रुक जाइए अभी। लिखिए।
डन सर। ठीक, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए और मुझे आंसर करिएगा। जैसे कि ये सवाल है, एक एक करके बच्चों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा सही है गलत। फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सही है गलत है बच्चों? नो सर गलत है सर, फ्रीक्वेंसी पे भी गलत करता है। सर। हुआ सर। गलत है। गलत है, फ्रीक्वेंसी पे भी तो करता है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। सेकंड वाला सही है। सेकंड सही सैचुरेशन है। करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, ये तो ठीक बात सही है। है सर। सही है। फिर बोला गया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्या कहते हो बच्चों इसके बारे में? गलत है। गलत है। गलत है, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। गलत है। गलत है। फॉल्स है सर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? सेकंड वाला। सेकंड वाला, बी बी ओनली, ऑप्शन। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए और करते हैं इसी में एक और सवाल। देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसमें जैसे ये वॉटेज का रोल कुछ रहेगा क्या बच्चों, कि वॉटेज से कुछ फर्क पड़ेगा या क्या लगता है आपको? नहीं पड़ेगा। वॉटेज से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट 5500 पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मुझे बताइए कि वेवलेंथ अगर 5500 पे देखने को मिलता है तो वेवलेंथ 5500 से ज्यादा पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा या 5500 से कम पे देखने को मिलेगा? कम पे देखने को मिलेगा। सी कम होगा। पे मिलेगा सर, कम पे। यानी वेवलेंथ जो है वो 5500 एंगस्ट्रॉम से कम होनी चाहिए, जी ठीक सर। है। जी सर। अब बच्चों इसमें तो ये 5500 तो हमारा ये विजिबल रेंज में आता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड में से किनकी वेवलेंथ विजिबल से कम होती है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा वायलेट का कम होता है ना? पक्का बच्चों आप लोग Yes, श्योर है ना? देख लिए ना आप लोग जो भी Yes, आपका yes, न्यूमेरिकल यस है? सर। तो अल्ट्रा Yes, वायलेट sir. वाले जो लैंप होंगे उसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी? यस हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो जहां पे भी जो भी इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट में से जिसकी भी वेवलेंथ विजिबल रेंज से कम होगी उसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अल्ट्रा वायलेट दोनों सी और डी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए फेलर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम यहां पे समझ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। तो एक 3 पॉइंट है, मैं एक एक करके समझाऊंगा, फिर आप एक एक करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी when light incident on a surface energy is distributed continuously over the surface so that electron must take a time interval to accumulate sufficient energy to come out, but in experiment there is no time lag। तो मैं समझाता हूं ये क्या कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मैं समझाता हूं फिर आप लोग लिखिएगा। तो क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि अगर आपके पास प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है, एब्सोल्युटली। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फिर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इंस्टेंट प्रोसेस है। पर अगर
फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो आप कितना भी टाइम लगा दीजिए कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो होना होगा तो इंस्टेंटली होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन इसमें वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई? बच्चों इसको कोई समझाना चाहे कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई, इस चीज पे वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई कि इंस्टेंट है और इंस्टेंट अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर बहुत समय लग जाएगा, मतलब समय क्या लग जाएगा, होगा ही नहीं, और अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो इंस्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें वेव का क्या गड़बड़ है कि वेव से क्यों एक्सप्लेन नहीं हो गया? चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से। तो देखिए वेव इसलिए नहीं समझा पाए क्योंकि वेव का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेव थ्योरी कहती है, या वेव का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, पार्टिकल में डिस्क्रीट है कि एक पैकेट टकराएगा, फिर अगला पैकेट टकराएगा, फिर अगला पैकेट टकराएगा, ऐसा। वेव कंटिन्यूअस फ्लो है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और वेव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, आ रही है एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी आके मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता रहेगा, एनर्जी कलेक्ट करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा, और जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और टाइम लैग का क्या इशू है कि तुरंत शुरू हो जाता है, वेव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लैग होना चाहिए। देखिए जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी तभी वो बाहर आएगा। ठीक है, तो वेव कहता है, वेव थ्योरी के आधार पे, कि मान लीजिए आपने सोर्स को ऑन किया, इसमें कंटिन्यूअसली ऐसे रेडिएशंस गिर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चूंकि वेव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है और पूरे सरफेस पे एनर्जी आके गिर रही है, तो आप जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी जो एनर्जी गिर रही है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हर इलेक्ट्रॉन को अप्रॉक्सीमेटली उतनी एनर्जी मिलेगी। मतलब कहने का कि जितनी एनर्जी गिर रही है उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एनर्जी गिर रही है लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी मिलेगी, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो जब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचना है तो 0.1 एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में एक और 0.1, 0.1, 0.1, हर सेकंड में 0.1 बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते जब 5 के बराबर हो जाएगा तब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं देखा गया, देखा गया ऐसा कि जैसे ही कंडीशन मीट होती है और तो वो इंस्टेंट हो जाता है, टाइम लैग कुछ नहीं होता। और वेव के अकॉर्डिंग दो चीजें हैं, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा थोड़ा बहुत तो समय लगना चाहिए। उतना मतलब समय क्यों लगना चाहिए, क्योंकि वेव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो ये एक्सेप्ट करता रहेगा। जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम लैग, वेव के अकॉर्डिंग टाइम लैग आना चाहिए, पर टाइम लैग नहीं आता है, इंस्टेंट प्रोसेस होता है। तो वेव इस चीज को समझा ही नहीं पा रही थी कि इंस्टेंट प्रोसेस क्यों है, लगना तो चाहिए समय, पर समय लग ही नहीं रहा, तो वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं इसको कैसे लिखना है। लिखिए बच्चों, मैं लिखवा देता हूं इसको, है ना, ये थोड़ा सा बुक वाली लैंग्वेज है, हम लोग थोड़ा आसान करके लिखेंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, electron must take some time according to wave theory, electron must take some time to accumulate sufficient energy to come out. To accumulate sufficient energy to come out, comma, in practical,
there was no time lag. In practical, there was no time lag. तो वेव थ्योरी कुल मिला के कह रही थी कि कुछ समय लगना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो है तो वेट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो बाहर आ जाएगी, तो कुछ टाइम लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। पर प्रैक्टिकल में कोई टाइम लैग नहीं था अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो। चलिए अगला पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, when intensity is increased, more energetic electron should be emitted, so that stopping potential should be intensity dependent, but it is not observed. मैं दूसरा पॉइंट आप लोग को समझाता हूं। देखिए, वेव की इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जैसे दूसरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग अभी, सेकेंड वन। तो जैसे मान लीजिए इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहे हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक, ये प्लेट है मेटल सरफेस, और इस पे फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस गिर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, यानी पर यूनिट एरिया में गिरने वाली एनर्जी को बढ़ा दें, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? जाहिर बात है, देखिए अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर था पहले, और आप बाद में इसको 200 वाट पर मीटर स्क्वायर कर दे रहे हैं, मतलब आप गिरने वाली एनर्जी को डबल कर दे रहे हैं। तो ज्यादा एनर्जी गिरेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर आएंगे। तो वेव थ्योरी कह रही थी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो जो जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा। पर प्रैक्टिकल में देखा गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर से ये वेव थ्योरी इस चीज को नहीं समझा पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए। पर ऐसा देखा गया कि इंटेंसिटी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, वर्क फंक्शन पे, ठीक है। तो मान लीजिए मेटल नहीं चेंज करना है तो ये चीज तो इमैटेरियल हो गई, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकली ये देखा गया। पर वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट है, इसको भी लिखते हैं। लिखिए, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, if intensity is increased, more energetic electrons must be emitted. When intensity is increased, more energetic electrons must be emitted कॉमा करके लिखें। in practical Kmax depends on frequency. In practical, Kmax depends on frequency. ठीक है। थर्ड और लास्ट केस, तो इसको भी समझते हैं। वैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट हाई, देन फॉर ईच फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल। इट मींस देयर शुड नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों, इसको आप में से कोई समझाना चाहेगा इसको कि कैसे अगर वेव थ्योरी सही होती तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता? कोई समझाना चाहेगा इसको कि कैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता? अगर वेव थ्योरी सही होती तो क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता?
चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेव्स आके गिर रहे हैं, वेव इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको बाहर आने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा एनर्जी, लेता रहेगा एनर्जी, जैसे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की डालो, कोई भी रेडिएशन गिराइए और कभी ना कभी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा। एक टाइम के बाद दे देगा सर। एक टाइम के बाद आ जाएगा बाहर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम गिराएंगे तो कितनी देर तक भी गिराते रहिए, कोई भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इसको लिखवाता हूँ, लिखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर शुड बी, थर्ड पॉइंट लिखना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर शुड नॉट बी concept of threshold frequency. According to wave theory, there should not be concept of threshold frequency, comma, photoelectrons should come out, photoelectrons should come out, photoelectrons should come out for all radiations, photoelectrons should come out for all radiations, photoelectrons should come out for all radiations. बच्चों यहाँ से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। इस चैप्टर का एक टॉपिक और रह गया मैटर वेव्स, आज नहीं करेंगे उसको, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर मैटर वेव्स कंटिन्यू करेंगे। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना ही है, खत्म हो गया। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू, बाय सर। बाय बच्चों, बाय बाय। कल आप लोग का मेजर टेस्ट है या AITS है? कल क्या है आप लोग का? सर AITS AITS ओ सिलेबस तो है ना हम लोग का, कोई दिक्कत सब तो है? पूरी 11th आ रही है। पूरी 11th है सर। अच्छा पूरी 11th है इस बार? नहीं, अब प्लस 12th का सर मैग्नेटिज्म मैटर तक आ रहा है। बच्चों मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आपका जो 22 तारीख का टेस्ट है ना उसमें शायद पूरा 11th आ रहा है ना, या तो इसमें नहीं, 11th इसमें आ भी रही है। है बट 12 भी है। अच्छा 11th प्लस 12th इसमें दोनों नहीं, है। उससे भी ज्यादा है। ओके तो जो 22 तारीख को टेस्ट है उसमें केवल 11th है ना? यस सर। यस सर। और 12th इसमें कहाँ तक आ रहा 11th है? प्लस सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर बताइएगा पेपर कैसा क्या है। जी सर। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।